Good morning, students. Today we'll discuss about the history of adoption or implementation of our reforms or LPG policies through this video. अगर हम आज की बात करें तो हमारे जो मार्केट्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रांड्स हैं, वैरायटी ऑफ चॉइसेस हमारे पास हैं, कार्स को लेके, ब्रांड्स को लेके, मॉल्स को लेके। ओके, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। कुछ टाइम पहले 1990 तक फिएट और एम्बेसडर ही हमारी मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन आज हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं कार्स को लेके, जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज़। टेलीकम्युनिकेशन में एक वायर्ड नेटवर्क हमारे पास था, दूरदर्शन हमारे पास था, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। हमने पहले पढ़ा कि 1990 तक पब्लिक सेक्टर ही रूल ओवर करता था, पब्लिक सेक्टर को ही इम्पोर्टेंस दी गई थी, तो दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर में ही सिर्फ जॉब्स थी, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। ओके, सो 1991 में जो है हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। एंड आज के टाइम पे हम देखें तो हमारा जो कंट्री का जो पूरा सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि जिसमें चेंजेस करने पड़े। जनवरी 1991 हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल या क्रिटिकल सिचुएशन थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दैट मीन्स हमारे पास डेट को रीपे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। और अगर हम ऐसा नहीं करते 1991 में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस, तो हम एक डिफ़ॉल्ट कंट्री बन जाते। दूसरी तरफ हम अपने जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करते थे उसके रीपेमेंट के लिए या उसके पेमेंट के लिए सिर्फ एक हफ्ते तक के ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास अवेलेबल थे। हम पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे लिए वो पेट्रोलियम की सप्लाई रुक जाती तो हमारे जो बेसिक्स हैं, डेली एसेंशियल वर्क्स हैं, वो रुक जाते। लाइक गैस की सप्लाई बंद हो जाती, पेट्रोल डीजल्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं होती। तो उस टाइम पे एक बैठक की गई, एक कमेटी बनाई गई, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में एक मीटिंग हुई। उस टाइम पे मनमोहन सिंह इकोनॉमिक एडवाइज़र थे पीएम के। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने जो है प्रपोज़ किया मनमोहन सिंह को कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको हम गिरवी रख सकते हैं आईएमएफ के पास, और वहाँ से हम कर्जा ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। उस कंडीशन को देखते हुए हम कहें कि मनमोहन सिंह जो थे उस प्रपोज़ल को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक या फिर सरप्राइज्ड हुए कि ऐसा हमें करना पड़ेगा एक्चुअली, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि जो कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको हमें गिरवी रखना पड़ेगा उधार लेने के लिए। लेकिन ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो जब ये बात गवर्नर की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुनी, तो वो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पीएमओ ले गए, प्रधानमंत्री के पास लेके गए, प्राइम मिनिस्टर के पास। एंड उन्होंने उनका प्रपोज़ल जो है बताया प्राइम मिनिस्टर को। गवर्नर एक्सप्लेन करते हैं बताते हैं कि आरबीआई के कुछ प्रोविजंस हैं कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं तो अपने गोल्ड रिजर्व्स जो हैं गिरवी रख सकता है, और इंटरनेशनल बैंक्स जो है उनको फॉरेन एक्सचेंज उधार दे देगा। तो ये प्रपोज़ल जो है उस टाइम के जो द देन प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको ये बात जो है मंजूर हो गई, या उनको ये बात जो है सही लगी। सो he gave his permission to mortgage the gold reserves of the country. लेकिन उस टाइम पे जो राजीव गांधी थे, जो कांग्रेस पार्टी से थे, वो चंद्रशेखर जो सरकार थी उस टाइम पे उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो जो चंद्रशेखर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि हमें राजीव गांधी से जो है एडवाइस करना पड़ेगा, या उसको एडवाइस करने के बाद ही हम ऐसा कर पाएंगे। तो उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया, और
इस तरीके से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ तब तक हमारा जो गवर्नमेंट था या प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनकी सरकार जो थी वो गिर चुकी थी, चंद्रशेखर सरकार जो थी वो गिर चुकी थी, और जो केयर टेकिंग मिनिस्ट्री थी वो ही उसके ऊपर काम कर रही थी। तो आफ्टर ऑल यशवंत सिन्हा ने साइन कर दिए उस प्रपोजल के ऊपर, और हमारा जो 20,000 किलोग्राम गोल्ड था आरबीआई का, वो जो है हमने डिफरेंट इंटरनेशनल बैंक्स के पास रिजर्व जो था वो गिरवी रख दिया गया था। एक्चुअली ये गोल्ड रिजर्व था क्या, ये हमारे कस्टम जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने स्मगलिंग के ड्यूरिंग जो है काफ़ी सालों के ड्यूरिंग स्मगलिंग का जो सोना था वो पकड़ा हुआ था। ये वो 20,000 किलोग्राम गोल्ड रिजर्व था जो कि एसबीआई के पास रखा हुआ था। लेकिन ये जो 20,000 किलोग्राम सोना जो था, गोल्ड था, ये रिजर्व जो था गिरवी रखना काफ़ी नहीं था। बाद में कुछ और 47,000 किलोग्राम गोल्ड रिजर्व बाकी और भी रखना पड़ा हमें गिरवी। और हालांकि ये जो रिपोर्ट थी या ये जो इंफॉर्मेशन थी ये पब्लिकली नहीं अनाउंस की गई, लेकिन बाद में जो है कुछ रिपोर्टर्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है कंफर्म कर दी गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने कुछ गोल्ड रिजर्व्स को इंटरनेशनल बैंक्स में गिरवी रख रही है। ओके, एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया गया था, बट जो न्यूज़ एडिटर्स थे या जो न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने ये जो है इन्वेस्टिगेट किया और कंफर्म किया, देन न्यूज़पेपर में या फिर जो डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स में इसको पब्लिश किया गया। सो 1990 की अगर हम बात करें, जो प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर की जो सरकार थी, तो उन्होंने कुछ क्रिटिकल डिसीजन लेने थे अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, जो कि काफ़ी क्रैश होने की कगार पे थी। लेकिन ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया कि हमारे गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखा जाए, बट वो काफ़ी क्रूशियल था। दे हैड टू डिसाइड दैट वेदर दिस इज़ द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, जो हमारी क्रिटिकल सिचुएशन है। ओके, और ये हुआ किस वजह से, जो हमारी जो पॉलिसी थी 1990 तक की, जो एलक्यूपी थी, लाइसेंस कोटा परमिट, तो जिसको हम लाइसेंस परमिट राज कहते हैं। ओके, जिसके पीछे गवर्नमेंट जो है सारा एग्जीक्यूट करती थी, या गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती थी कि क्या बनेगा, कितने प्राइस पे बिकेगा। ओके, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, नॉमिनल सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था या इनफ्लो हो रहा था। एंड आईएमएफ ने उस ड्यूरिंग हमें मींस इन्फॉर्म किया, डायरेक्शंस दी कि आपको अपनी जो है पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। लाइक 1988 में जो है आईएमएफ के चीफ ने कहा कि आपके अकाउंट जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड फिस्कल डेफिसिट्स हैं, मींस जो घाटे हो रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को, जो इंपोर्ट्स की वजह से और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से जो घाटे हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं गवर्नमेंट को, तो आपकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो 1988 में आईएमएफ चीफ ने ऐसा कहा था कि आपको आईएमएफ से एडवाइस करना चाहिए। राजीव गांधी को अप्रोच किया था आईएमएफ चीफ ने, और राजीव गांधी ने इस चीज़ को मान लिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है राजीव गांधी की सरकार का टेन्योर ख़त्म हो गया था और नई सरकार बनी, चंद्रशेखर सरकार। अब चंद्रशेखर सरकार को जो है कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेने थे, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ क्राइसिस हुए जिनको हम गल्फ वॉर से पढ़ते हैं, कि जो इराक है उसने कुवैत के ऊपर अटैक किया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका को ये जो है मंजूर नहीं था, तो अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक करने की जो है प्लानिंग्स बना ली। दूसरी तरफ इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा था, तो इंडिया को आईएमएफ से जो था मींस बेल आउट पैकेज चाहिए था, कर्ज चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की परमिशन या अमेरिका के इंटरवेंशन के साथ ही हो सकता था, क्योंकि आईएमएफ में जो है अमेरिका के 80% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स थे। एंड कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि इंडिया इराक को जो है सपोर्ट करता था, मेनली गल्फ कंट्रीज़ को इंडिया शुरू से ही सपोर्ट करता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स वहाँ से हमारे हो रहे थे। लेकिन कंडीशंस एडवर्स हो गई थी, क्योंकि इंडिया इराक को सपोर्ट करता था एंड अमेरिका इराक पे अटैक करने वाला था। दूसरी तरफ इंडिया को आईएमएफ से जो है
कर्ज भी चाहिए था और वो सिर्फ अमेरिका की परमिशन से ही पॉसिबल होना था। तो एक तरीके से हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि हमें अमेरिका को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अमेरिका ने कंडीशन रखी कि हमें इराक पे अटैक करने के लिए अपने फाइटर जेट्स को रिफ्यूलिंग के लिए इंडियन एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है। तो आप इंडियन गवर्नमेंट परमिशन दे कि उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको लैंड किया जाए इंडिया के किसी एयरपोर्ट पे और वहाँ से रिफ्यूलिंग कराई जाए। अगर इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट इसको मान लेती है तो इसका मतलब है कि इंडिया सीधे सीधे अमेरिका को सपोर्ट करती है और इराक के अगेंस्ट हो गई है। तो इस तरीके से काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन जो है क्रिएट हो गई और जो हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनको इस सारे जो बातचीत है उसका ज़िम्मा सौंपा गया। तो अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने बात की और अमेरिका ने कंडीशन बताई अपनी कि हम ऐसा करेंगे कि आप हमारे जेट्स के लिए आपकी रिफ्यूलिंग की परमिशन चाहिए हमें। देन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमें हमारी कुछ कंडीशंस हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो अमेरिका ने कहा कि जितनी कॉस्ट आएगी उसका 3-4 गुना हम आपको पे करेंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम IMF, हमें IMF से कर्जा चाहिए $2 बिलियन का और ये अनकंडीशनल होना चाहिए। हालांकि अमेरिका ने और इंडिया ने दोनों ने ही वो एग्रीमेंट साइन कर दिए थे। एंड आफ्टर दैट 1991 जनवरी में अमेरिका ने जो है अटैक कर दिया इराक पे। और दूसरी तरफ IMF ने इंडिया को जो है सैंक्शन कर दिया था, $1.3 बिलियन जो है सैंक्शन कर दिए थे, ग्रांट कर दिए थे, जो कि अनकंडीशनल सपोर्ट रखी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट उन लोन्स के बाद भी हमारी कंडीशंस उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई और उसके बाद जो है हमें अपने गोल्ड रिजर्व्स मॉर्गेज रखने पड़े थे। ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो थे इंटरनल इश्यूज थे और इंटरनल डिसीजंस थे, मतलब इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया और ना ही कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो है उनकी परमिशन या फिर एडवाइस मांगी गई। दूसरी तरफ चंद्रशेखर सरकार वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ये जो डेट बर्डन्स हैं ये हमने नहीं लिए हैं, ये पुरानी सरकारों के द्वारा या फिर जो गवर्नमेंट्स थी वो डेट लेती आई है और उसका जो बर्डन है हमारे ऊपर पड़ा है, सो वी हैव टू रीपे इट। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना ही था, अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंट्री की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बिल्कुल डाउन आ जाती और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हमारी कंट्री को, ना ही तो लोन मिलते फर्दर और ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमें रिसीव होती। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ओके, सो आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट को जो है गोल्ड रिजर्व्स मॉर्गेज रखे गए और वो कहाँ कहाँ रखे गए, स्विट्जरलैंड के UBS बैंक में, बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान में जो है इन गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखा गया और वहाँ से उधार लिया गया। आफ्टर सम टाइम जो है चंद्रशेखर सरकार का टेन्योर ख़त्म होने के बाद जो नरसिम्हा राव जो सरकार है वो पावर में आई। गल्फ वॉर की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो ऑलरेडी वर्स थी उन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट्स गल्फ वॉर ने भी डाले, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी क्रैश होने वाली थी, ऊपर से जो गल्फ वॉर हुआ तो पेट्रोलियम के प्राइसेस जो थे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, सो जिस वजह से हमारी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस भी इंक्रीज़ हो गई। 1991 में जब नरसिम्हा राव सरकार एग्जिस्टेंस में आई तब हमारी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हालत में जा चुकी थी। तो 1991 में हमें जो है इकोनॉमिक चेंजेस लाने थे, रिफॉर्म्स लाने थे, जो कि नई सरकार के सामने, न्यू गवर्नमेंट के सामने जो है एक चैलेंज था कि किसको ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। 21 जून को जो है नरसिंह राव की सरकार बनी, शपथ लेने के लिए वो तैयार हो गए थे, लेकिन एक कंडीशन, एक चैलेंज ये भी था कि फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया जाए जो कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो है एग्जिस्टेंस में लाएगा। नरसिंह राव और उनके जो सहायक थे PC अलेक्जेंडर, उन्होंने उस टाइम के इकोनॉमिस्ट, फेमस इकोनॉमिस्ट IG पटेल को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
कि जो आईजी पटेल जो गवर्नर भी रह चुके थे आरबीआई के और काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको अप्रोच किया गया कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन आईजी पटेल ने इस अप्रोच को मना कर दिया। उसके बाद उनके पास दूसरा ऑप्शन था डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अप्रोच किया गया और उनकी परमिशन ली गई, रजामंदी ली गई, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया, एक्चुअली सिर्फ रजामंदी ली गई थी कि आपको बनाया बनाया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर, आप रेडी हैं। मनमोहन सिंह ने अपना जो है एग्रीमेंट दे दिया था, लेकिन जब तक उनको स्वेर इन करना था, मींस फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाना था 21 जून को, तब तक उन्हें बताया नहीं गया था। 21 जून की मॉर्निंग में ही जो वुड बी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि आपको जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है, आपकी स्वेरिंग इन है आज, तो आप आज राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। और अगले दिन जो है ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस कर दिया गया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जो अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनसे निकलना है, या फिर अपनी जो वर्जनिंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है, तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। ओके, सो पब्लिकली अनाउंस जो है टीवी के थ्रू या जो है दूरदर्शन के थ्रू, जो है उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया। और वहाँ से शुरू हुआ ये सारा जो फॉर्मुलेशन है या फ्रेमवर्क है एलपीजी पॉलिसीज़ का। एंड पब्लिक को भी ये चीज़ कन्विंस कर दी गई थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ओके, एंड जब फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जब अपना पहला बजट पेश किया, तो उन्होंने कहा कि एक सेइंग है, बहुत बड़ी प्रोवर्ब है कि कोई सोच या कोई आइडिया जिसका अभी टाइम आ चुका है, उससे कोई भी दुनिया की ताकत जो है उसको एग्जीक्यूट करने से रोक नहीं सकती। वो आइडिया जिसका टाइम आ चुका है, उसको एग्जीक्यूट करने से या लागू करने से कोई भी पावर नहीं रोक सकती है। और मतलब उनका कहने का मतलब था कि हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज करने का समय आ गया है, अब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार से पहले, लाइक फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले, गवर्नमेंट ऑलरेडी अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर चुकी थी। मींस पहले डॉलर की जो वैल्यू है गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आज हालांकि जो है फ्लोटिंग है, वो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं। गवर्नमेंट 1991 से पहले अपनी पॉलिसीज़ में अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर चुकी थी, डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को कम कर चुकी थी वैल्यू को, ताकि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हों और फॉरेन करेंसी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव हों। हालांकि 1990 तक गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि क्या बनाया जाएगा, किस प्राइस पे उसे बेचा जाएगा। 1991 में ये चेंजेस किए गए और प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट था या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था, वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास ही रखे। दैट मीन्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो थे वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ही रहे, जो कि बहुत रेयर ही कंडीशन होती है कि प्राइम मिनिस्टर ही कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है होल्ड करे। तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उन्होंने जो कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था उसका कंट्रोल अपने पास ही रखा, मीन्स वो मिनिस्टर रहे। एंड उन्होंने जो जो भी पॉलिसीज़, जो भी डिसीजंस उस टेन्योर में लिए, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल या काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनमें जो हेल्प ली गई, काफ़ी सारे जो प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे, उनकी जो है हेल्प ली गई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपोजिशन मिनिस्टर थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अपोजिशन के मिनिस्टर थे, उनकी भी हेल्प ली गई, ताकि जो है मींस अपोजिशन या लेफ्ट पार्टी जो है वो कोई अपोज ना करे, ओपोनेंट जो है विरोध ना करे। तो बहुत सारे जो प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी हेल्प ली गई इन पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए। सुब्रमण्यम कहते हैं कि जो सारा क्रेडिट है वो मनमोहन सिंह को गया, लेकिन एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन था वो
सुब्रमण्यम का था। मीन्स फ्रेमवर्क जो थे या फिर जो बड़े डिसीजंस थे वो सुब्रमण्यम ने लिए थे, लेकिन क्रेडिट जो सारा था वो मनमोहन सिंह को गया था। एंड सुब्रमण्यम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, मैंने जो सारी पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क या डिसीजन मेकिंग का जो पावर था वो फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया था। क्यों? क्योंकि एक बेनिफिट था हमारे पास कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास वो था जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। दैट मीन्स उसी एरिया या उसी सेक्टर में वो एक्सपर्ट थे, तो हमें उनकी ओपिनियंस के, उनके एडवाइस के बेनिफिट्स लेने चाहिए। इस वजह से मनमोहन सिंह को या फाइनेंस मिनिस्टर को कम्प्लीटली फ्रीडम दे दी। और 1991 में ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया गया। दैट मीन्स एमएनसीज जो थी मार्केट में एंटर होना स्टार्ट हुई, और वहाँ से शुरू हुआ हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो करने लगी या इंक्रीज होने लगी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज हुए। 1991 में कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते थे कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली एक्सपोज कर दिया, ओपन अप कर दिया, तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो ग्लोबल कंपनीज के साथ compete नहीं कर पाएंगी, और वो जस्ट सिर्फ उसकी सब्सिडरी बन के रह जाएंगी। वो सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई कर पाएंगी एंड फॉरेन कंपनीज हमारी मार्केट को डोमिनेट करेंगी। लेकिन बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो थी वो मार्केट में जो है इमर्ज होके आई ग्लोबल जायंट्स के रूप में, बिग प्लेयर्स के रूप में। हालांकि वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग या सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज ही थी, लाइक टीसीएस है, इन्फोसिस है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उनमें उतना ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन प्राइवेटाइजेशन आने के बाद या प्राइवेट सेक्टर ने जो है रियल टर्म्स में जो है हमारी इकोनॉमी को जो है अपलिफ्ट करने में कंट्रीब्यूशन दिया है, पब्लिक सेक्टर जो नहीं कर पाया था, जो कि हम पहले भी अपनी पॉलिसीज़ में हमने पीरियड्स में डिस्कस किया है। लेकिन प्रॉब्लम वो स्टिल देयर कि प्राइवेट सेक्टर ने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, उनमें उतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले जितने कि हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश एंड नेपाल, जिनका HDI रैंक हमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तो उस केस में भी हमें इंडियन इकोनॉमी को जो है वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जो है इम्प्रूव हुआ, लेकिन क्या उसका एक्चुअल बेनिफिट सभी को मिला? मीन्स क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इक्वालिटी है इकोनॉमी में? क्या जो बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, क्या यूनिफॉर्मली सभी को अवेलेबल हैं? ये क्वेश्चन अभी भी हमारे पास है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ अभी भी हमारे कंट्री में है, और उसका कुछ हद तक रीज़न प्राइवेटाइजेशन भी माना जाता है कि गरीबी जो है और अमीरी का गैप या पुअर एंड रिच का गैप जो है वो अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो प्राइवेटाइजेशन या LPG पॉलिसीज़ को अभी भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन किया जाता है।